Jai Guruji to all ji. Before I start, I express my gratitude to my first gurus, my parents, Mahavtar Baba ji, Lady Mahashay ji, Swami Shri Yukteswar ji, and my dost and guru Paramhans Yoganand ji. तो हम लोगों ने अभी तक जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझा था, एक हम बेस बना रहे हैं। ये बेस हम किस लिए बना रहे हैं? गुरु जी की परसेप्शन से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस ज्ञान को, इस विजडम को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम अपना पहला इसका अध्याय, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द डिस्पोडेंसी ऑफ अर्जुना। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है। जहां तक मैं समझती हूँ, इस बुक के लिए इस चैप्टर को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर गुरुजी ने इतनी खूबसूरती से हमें डिटेल्स दिए हैं। यदि हम उनको समझ लेते हैं और हम उनको अपने ऊपर अप्लाई करने लगते हैं, तो हम बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है इस ज्ञान को अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है, ये पता है हमें मेनली क्या बताता है? ये हमारे को पर्पस बताता है कि ये जो हम इतना ज्ञान लेने लगे हैं, इसका हमारा पर्पस क्या है। और गुरुजी ने ये भी बताया है कि जब हम इस पाथ पे आते हैं, तो जैसे हम केवल्य, लिबरेशन, मोक्ष की तरफ हम जाते हैं। मोक्ष की तरफ जाना ही क्या है? हमारा गोल है। मोक्ष का मतलब मृत्यु नहीं होता है, इतना तो देखिए हम सब समझते ही हैं। उसकी मृत्यु होगी, उसको मोक्ष मिल गया, ऐसे मोक्ष थोड़ी ना मिलता है। मोक्ष का मतलब क्या है? हम इस जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह को जब हम खत्म कर पाते हैं, तो धीरे धीरे हम उसकी तरफ जो है वो बढ़ना शुरू करते हैं। अब हम इस अध्याय को स्टार्ट करने से पहले मैं पूजा को रिक्वेस्ट करूंगी कि पूजा जी, आप जरा आके इसका श्लोक पढ़िए साथ में। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जय जी। गुरु जी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाशैव किं कुर्वत संजयः। जय गुरु। बहुत खूबसूरती से आपने इसको पढ़ा। अब देखिए, ये धृतराष्ट्र ये एक प्रश्न कर रहे हैं। अब धृतराष्ट्र क्या हमने समझा था लास्ट, उसके अंदर पूरा हमने इनकी रूपरेखा समझ ली थी। तो वो ब्लाइंड है। तो थ्रू आउट हमने समझा है ये एलिगोरी, मतलब ये प्रतीक है। हमें यहाँ पे इसको एज ए प्रतीक, एज मतलब किसी चीज के रेलिवेंस में समझना है। तो ये जो धृतराष्ट्र है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट करता है हमारा ब्लाइंड माइंड। और ये जो ब्लाइंड माइंड है, ये क्या कर रहा है? ये संजय से, संजय कौन है? वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इम्पार्शियल इंट्रोस्पेक्शन। कभी कभी जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, तो जब हम उसके ऊपर अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो हमें इंट्रोस्पेक्ट कैसे करना चाहिए? इम्पार्शियल वे में करना चाहिए। जब हम कर रहे हैं, अगर मैं गलत हूं तो हम मानेंगे हाँ मैं गलत हूं। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं मैं सही हूं, तो हम मानेंगे हम सही हैं। तो जो संजय है, वो इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब वो उनसे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? वो उनसे ये पूछते हैं कि जब मेरे पुत्र जो कौरव हैं, अब कौरव किसको रिप्रेजेंट करता है? थोड़ा सा हमने उस दिन भी समझा था, हमारी मेंटल और हमारी सेंस टेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। ये जो हमारी इंद्रियों से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करता है। तो उन्होंने पूछा कि मेरे पुत्र और जो पांडु हैं, पांडु किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये मैं स्टार्टिंग में एक दो सेशन में बार बार बोलूंगी, ताकि वो आपको याद हो जाए। फिर उसके बाद मैं नहीं बोलूंगी। पांडु किसको रिप्रेजेंट करते हैं? प्योर डिस्क्रिमिनेटिव टेंडेंसीज को। डिस्क्रिमिनेटिव टेंडेंसीज क्या होती है? तो मैंने कई बार बोला है, स्पिरिचुअलिटी में डिस्क्रिमिनेटिव डज नॉट मीन कि हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, जब हम अपनी बुद्धिमत्ता से सही डिसीजन लेते हैं, जब हम इस बात को एनालाइज कर पाते हैं स्पिरिचुअल लेवल में, सोल लेवल में, क्या सही है और क्या सही नहीं है, तो वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि जब वो एकत्रित हुए हैं, कहाँ पे एकत्रित हुए हैं? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र किसको कहा गया है? होली प्लान को।
कुरुक्षेत्र यहाँ हम किसको लेके चलेंगे? हमारे शरीर में होने वाली एक्टिविटीज को। क्यों? क्योंकि दिस बुक इज ऑल अबाउट उस युद्ध के लिए जो हम अपने अंदर करते हैं। उस युद्ध से ही क्या होता है, हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है, हम इवॉल्व कर पाते हैं, हम एनलाइटनमेंट पे जा पाते हैं, यदि हम इस युद्ध को सही तरीके से कर पाते हैं, यदि हम इसको सही तरीके से समझ पाते हैं। उनसे पूछ रहे हैं कि जब मेरे पुत्र और पांडव जब ये एकत्रित हुए, व्हाट वाज द आउटकम? उसका आउटकम क्या था? उसका रिजल्ट क्या था? यहाँ पे एक चीज जो गुरुजी ने इतनी खूबसूरती से बताई है, इतनी गहराई में मैं कहूंगी उन्होंने इस चीज को इंट्रोस्पेक्ट करके इस चीज को समझाया है। गुरुजी कहते हैं, हमें मालूम है इनके रचयिता व्यास जी हैं, उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया कि जो संजय है वो जो गीता के अंदर जो वो देखते हैं वो उस चीज को बता रहे हैं। ऐसा ही था ना, वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि वहां पे क्या हुआ। लेकिन ध्यान से नोटिस कीजिए, उन्होंने क्या पूछा? व्हाट डिड दे? यानी कि धृतराष्ट्र क्या पूछ रहा है कि जब मेरे पुत्र और उनके पुत्र वहां पे इकट्ठे हुए तो उन्होंने क्या किया? व्हाट डिड दे? डिड है, पास्ट टेंस है। तो यहां से हमारे को इस बात का पूरे तरीके से संदेश मिलता है कि ये जो गीता है इसके अंदर क्या है, एक हिस्टोरिकल जो एक बैटल, एक युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर, नॉर्थ इंडिया में हुआ था, ये उसके बारे में बताया जा रहा है। तो गुरुजी ने पता है इसको क्या बोला है? गुरुजी ने बोला है ये यूनिवर्सल बैटल है। आई थिंक लास्ट टाइम क्लास में वो निधि जी ने पूछा था जब हमने भीष्म पितामह की बात, यूनिवर्सल ईगो। तो मैंने कहा था उनकी ईगो नहीं, यूनिवर्सल पूरे ब्रह्मांड के ईगो को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये एक यूनिवर्सल बैटल है। ये एक वो आप इसको कह लीजिए क्या बोलते हैं, द्वेष है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में होता है। ये सिर्फ महाभारत का युद्ध नहीं है, ये इसी शरीर के अंदर बैटल है। हम रोज इस युद्ध का सामना करते हैं। और यदि हम ये समझ जाए कि ये जो मेरे यहाँ पे हो रहा है, जैसे अभी मैंने बताया कि कौन ब्लाइंड है और कौन हम यहाँ पे इसको एज ए सूचक यूज कर रहे हैं कि ये हमारे डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटीज को दिखा रहा है, ये हमारे सेंस माइंड को दिखा रहा है। तो धीरे धीरे आप इस रास्ते को इतनी खूबसूरती से समझ के आप इस विजडम को अपने ऊपर रोजमर्रा की लाइफ के अंदर हम इसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो गुरु जी बताते हैं ये जो बैटल है, ये जो युद्ध है, युद्ध होता किसके बीच में है? आप बताइए। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है ना, यदि हमारे दो बच्चे हो, किसी बात पे दोनों लड़ते हुए आ जाते हैं। वो बोलेगा मम्मी इसने ये कहा ये गलत है, दूसरा बच्चा बोलेगा मम्मी उसने बोला वो गलत है। हम कभी इसकी सुनते हैं, कभी हम उसकी सुनते हैं। कभी कभी तो हमें ही नहीं समझ आता कि इन दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें एक बच्चे को कुछ कहना पड़ता है। तो जब हम उस बच्चे को कुछ कह देते हैं तो या तो उसके मन में क्या गुस्सा आ जाता है, ये तो हमेशा मुझे ही कहते हैं, या यदि वो वाकई में गलत होता है तो उस चीज को रियलाइज करता है। और यदि उसके अंदर ये क्षमता ही नहीं है अपनी गलती को मानने की, तो वो अपने अंदर एक इंप्रेशन डाल लेता है, मैं तो कुछ भी करूं हमेशा डांट मुझे ही पड़ती है ना? ऐसा होता है ना? सेम वे में ये जो युद्ध है, ये जो हमारा युद्ध चल रहा है, ये हमें क्या बताता है? ये हमें कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताता है। कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में होता है? हमेशा से गुड और इविल के बीच में ही तो हो रहा है, गुड और बैड के बीच में ही तो होता है, स्पिरिट और मैटर के बीच में होता है, सोल और बॉडी के बीच में होता है। हमारे ही अंदर वो सोल है, हमारे ही अंदर बॉडी है। जब शुरू शुरू में सुनते हैं तो कभी कभी लगता है यार ऐसे कैसे है हम, कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, इस बॉडी को इग्नोर करो, सोल के ऊपर ध्यान दो। लेकिन धीरे धीरे जब हम उस स्थिति में जाते हैं तो हमको ये समझ में आ जाता है, जब हमें ये समझ में आ जाता है आई एम नॉट दिस बॉडी, आई हैव दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूं, मेरे पास ये शरीर है। तब हम क्या करते हैं, हम सोल लेवल से डिसीजन लेने लग जाते हैं, यानी कि हम डिस्क्रिमिनेटिव लेवल से डिसीजन लेने लग जाते हैं। अगर हम आज यहाँ इकट्ठे होके
इस विजडम को भी ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे इंडिकेट करता है कि हम सबके अंदर डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी से हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है। नहीं तो हम इस 1 घंटे में हम कोई भी अपना बॉडी लेवल के ऊपर जो है वो काम कर सकते थे। तो गुरुजी बोलते हैं ये युद्ध रहता है नॉलेज और इग्नोरेंस के बीच में, ये युद्ध रहता है हेल्थ और डिजीज के बीच में, ये युद्ध रहता है कि मेरा जीवन कितना सुकून में है और मेरे जीवन में कितने चैलेंजेस हैं। जब हम इस ज्ञान को पा लेते हैं तो दोस्तों जो चैलेंजेस होते हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं, लेकिन हम उनको एकदम ट्रांसम्यूट कर पाते हैं और हमें समझ में आ जाता है। जब हमें उसका सत्य समझ में आ जाता है, जब हम अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ते हैं, तो पता है क्या होता है, वो चैलेंजेस हमें चैलेंजेस लगते ही नहीं है। क्यों नहीं लगते? क्योंकि अब हमें वो आईना देखना समझ में आ जाता है। गुरुजी कहते हैं ये युद्ध रहता है सेल्फ कंट्रोल और टेम्पटेशन के बीच में, ये युद्ध रहता है डिस्क्रिमिनेशन और ब्लाइंड सेंस माइंड के बीच में। मैं अपनी बुद्धिमत्ता को यूज कर पाती हूँ कि हम अपने माइंड से ही चलते हैं। हम भी अगर अपने को देखें 24/7, क्या हम हमेशा डिस्क्रिमिनेटिव वे में चलते रहते हैं? आज अगर हम सोचें हम कितने टाइम से स्पिरिचुअलिटी में जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी नहीं माइंड लेवल के ऊपर आ जाते, माइंड सेंस के ऊपर जो है, तो उस दिन क्या हुआ? उस युद्ध में हम हार गए। उस दिन का युद्ध मैं हार गई। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड मुझ पे हावी कर गया, मैं डिस्क्रिमिनेटिव वे में कोई डिसीजन ले ही नहीं सकी। तो यहाँ से जो उन्होंने ये पूछा कि वो मेरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, वो पास्ट टेंस का मतलब ये है कि ये एक यूनिवर्सल बैटल है। आज तक हम लोगों ने इसको एक युद्ध हुआ, वो एक कॉन्वर्सेशन हुआ, हमने उस वे में समझा है। आज प्लीज इस पहले ज्ञान को अपने अंदर डालिए कि ये एक यूनिवर्सल बैटल है। ये हर आत्मा जिसने शरीर धारण किया है वो इसका सामना करती है। और यदि हमें ये समझ में आ जाए कि ये मेरा शरीर जो है ये इस युद्ध का सामना करता है, तो अब आप खुद ही बताइए, जब मुझे ये क्लैरिटी मिल जाएगी, मुझे ये समझ में आ जाएगा कि जो हम कौरव बोल रहे हैं, पांडु बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, वो मेरे अंदर कहाँ कहाँ पे रहा है। अभी तक तो स्टोरी में पढ़ा वो गलत है, उसने लालच किया, अब वो हमें अपने में दिखेगा, हमें समझ आने लग जाएगा कि ये जो आज का मेरा युद्ध चला, अरे इसमें तो धृतराष्ट्र जीत गए, इसमें तो दुर्योधन जीत गए, अरे आज तो पांडु जीत गए। देखिए कितना खूबसूरत तरीका है ये जिससे कि हम अपनी एनलाइटनमेंट कर सकते हैं, हम विजडम को अपने अंदर उतार सकते हैं। तो गुरुजी ने आगे ये बताया है कि जब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने क्या किया था, तो प्लीज हमें भी इस युद्ध क्षेत्र में जब दिन बीत गया तो ये सोचना है कि आज मेरे अंदर पूरे दिन में जो कौरव और पांडव की लड़ाई हुई उसमें क्या हुआ, कौरव ने क्या किया और पांडव ने क्या किया। ये इतना खूबसूरत तरीका है अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का। इट विल मेक यू अवेयर। अवेयरनेस क्या होती है? व्हेन यू गो बियॉन्ड थॉट्स। हम तो विचारों में जीवन निकाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम जागरूकता में आएंगे, वी विल बिकम अवेयर कि वाकई में ये हो क्या रहा है। तब पता चलेगा आज किसकी जीत हुई है, आज मेरे अंदर कौरव जीते हैं कि पांडव जीते हैं। और जब जब हमारे अंदर सत्य जीतेगा, हमारे अंदर पांडव जीतेंगे, तो क्या है, हम सेल्फ रियलाइजेशन की ओर जा रहे हैं। इसको प्लीज बहुत गहराई में समझिए। सेल्फ रियलाइजेशन में जाने के लिए सिर्फ हम मेडिटेशन या विजडम से नहीं जा सकते हैं, हम दूसरों को ठीक करने से नहीं जा सकते हैं, हम परिस्थितियों को बोलते रहे अरे मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ नहीं। जब आप इस ये जो हमारा ये जो क्षेत्र है इसके युद्ध को आप डेली इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू गो टू स्लीप। जस्ट ये इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, देखिए क्या हुआ, आपको खुद आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे कि अरे आज हमारे साथ क्या हुआ। तो गुरुजी बताते हैं जब आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे देन यू हैव टू मेक इट आउट। मेरे अंदर गुड टेंडेंसीज जीती कि मेरे अंदर बैड टेंडेंसीज जीती? नहीं, आज तो मेरे को जेलसी आ गई, आज तो मेरे को गुस्सा आ गया, आज तो बाहर की परिस्थितियों ने मेरे को कंट्रोल कर दिया। तो हमें आंसर मिल जाएगा कि आज मेरे इस युद्ध के अंदर कौन जीता। मैं सेल्फ कंट्रोल कर पाई
कि मैं सेंस इंडल्जेंस में चली गई। सेल्फ कंट्रोल सुनने में बड़ा इजी लगता है, बड़े लोग बोल देते हैं अरे वो ऐसा करते तो कोई नहीं ना, आप अपने कंट्रोल रखा करो। लेकिन जिसके ऊपर बीतती है पता उसको चलता है मैं अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कैसे रखूं। लेकिन मैं सच बताऊं, बहुत खूबसूरत तरीका है। जब हम माइंड लेवल पे, जब हम अपनी साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ये समझने लग जाते हैं हाउ टू टेक केयर ऑफ अवर माइंड, हाउ टू कंट्रोल ऑल दोज इमोशंस व्हिच आर रिलेटेड विद माय माइंड, और जब हम प्लस उसमें स्पिरिचुअलिटी डालनी शुरू कर देते हैं, हमारे को सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा आ जाता है। सेंस इंडल्जेंस में हम बिल्कुल नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते हैं। और जितना हम अपने में सेल्फ कंट्रोल करेंगे, तो वो युद्ध कौन जीत रहा है, वो अच्छाई उस युद्ध को जीत रही है। और तीसरी चीज गुरुजी कहते हैं आपको क्या देखनी है, आपकी बुद्धिमत्ता जीतती है कि आपके मेंटल सेंसेस जीतते हैं। तो कुल मिला के हमने क्या करना है, तीन चीजें देखनी है हमेशा। तीन तीन चीजें देखनी है, बोल तीन रही हूँ दिखा फोर रही हूँ। तीन चीजें हमें करनी है। तो वो तीन चीजें हमारी क्या है, गुड टेंडेंसीज जीती के बैड टेंडेंसीज जीती, ये पॉइंट है नोट करने वाला। सेल्फ कंट्रोल जीता कि सेंस इंडल्जेंस जीती, मेरा सेल्फ कंट्रोल जीता कि मेरे सेंस जीत गए। और तीसरी चीज, मेरा डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस जीत रहा है कि मेरे मेंटल सेंसेस जीत रहे हैं। ये रोज हमारे को इंट्रोस्पेक्ट करना है इस युद्ध का जो हमारे शरीर में हो रहा है। गुरुजी कहते हैं कि जब हम ये कुरुक्षेत्र बोलते हैं, तो क्रू शब्द जो है संस्कृत के क्री शब्द से मिला है, बना है, जिसका अर्थ होता है जैसे क्रिया, काम करना, वर्क, किसी काम को करना, कोई एक्शन को करना, जैसे हम क्रिया योग बोलते हैं तो क्रिया इज एक्शन, एक्शन को करना। और क्षेत्र बोले तो फील्ड है। तो अब हमें समझ में आ गया कि ये जो फील्ड ऑफ एक्शन है, अब हम वो बाहर से हम इस युद्ध को नहीं देख रहे। हम सिर्फ ये नहीं सुन रहे हैं ओ कृष्ण ने क्या कहा, अर्जुन ने क्या पूछा, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा। अब हम इसको रियलाइज कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज वी ऑल आर इनटू सेल्फ रियलाइजेशन। हम सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, हम आपस में स्टोरी नहीं सुन रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको अपने ऊपर कैसे उतार सकते हैं। तो गुरुजी बताते हैं कि ये फील्ड ऑफ एक्शन हमारी ह्यूमन बॉडी है। अब हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या है, फिजिकल बॉडी है, हमारा मेंटल बॉडी है, और हमारी सोल है। इन तीनों के संगम से ही तो हम बने हैं। अब एक्टिविटीज जो होती है वो सब में होती है, सब में चल रहा है। बॉडी में कुछ चल रहा है, माइंड में कुछ चल रहा है, सोल लेवल के ऊपर कुछ चल रहा है। और गुरुजी कहते हैं ये जो हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्या बताता है, हमारी रिलीजियस और हमारी स्पिरिचुअल ड्यूटीज और एक्टिविटीज के बारे में बताता है। जब हम रिलीजियस ड्यूटीज की बात करते हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ उसका मतलब धर्म नहीं है, आप कौन से धर्म को बिलोंग करते हो। रिलीजियस ड्यूटीज का मतलब जो सही है, जो सबके लिए एक सा है, जो सत्य है, जिसको बदल नहीं सकते, वो होती है हमारी रिलीजियस ड्यूटीज और हमारी स्पिरिचुअल ड्यूटीज और एक्टिविटीज जो हम करते हैं। तो फिर ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये हमें क्या बताता है, इनर बॉडली फील्ड के बारे में बताता है। आउटर बॉडी की बात नहीं कर रहे, अंदर हमारे क्या चल रहा है ये उसके बारे में हमें बताता है। हम कौन सा योग मेडिटेशन कर रहे हैं जिससे कि हम अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन की ओर लेके जा सकते हैं। जब हम सुनते हैं योग मेडिटेशन, तो हम कहेंगे अच्छा मेडिटेशन करना है, कौन से वाला करें। हर समय अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना, सारा दिन अपने अंदर होने वाले युद्ध के ऊपर ध्यान देना, किसको जिताना है, किसको हराना है, हम इस मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। ये असली योग है। सिर्फ कुछ घंटे मेडिटेशन करने से थोड़ी ना सेल्फ रियलाइजेशन मिलेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ श्रवण मनन मंथन, जो सुना उसको इंट्रोस्पेक्ट करना है, खुद को एनालाइज करना है और उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है, तब कहीं जाके जो है हम इस चीज को पूरी तरह से पा सकते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि ये जो युद्ध है, इस युद्ध के अंदर ये जो हमारी बुद्धि है और ये जो हमारा मन या मनस जिसको हम बोलते हैं, ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे।
हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलिजेंस, डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटीज रखेगा। हमारा माइंड वो तो सेंसेस के ऊपर बैठा है, वो जो देख रहा है, सुन रहा है, टेस्ट कर रहा है, वो तो उसी के ऊपर कहेगा कि नहीं। और हम कहेंगे जो दिख रहा है वही तो सत्य है। हम ये भूल जाते हैं, हम तो खुद ही ड्रीम में रह रहे हैं। बुद्धिमत्ता हमारे को 360 डिग्री के ऊपर देखना सिखाती है। अगर आप थोड़ा-सा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो शायद हम लोग भी अभी रियलाइज़ करें, अरे! अभी तक हमने जितना भी सो कॉल्ड इस शरीर के साथ जीवन निकाला है, 360 डिग्री एंगल से सोचा ही नहीं। खुद इसको मनन करके देखिए। हमको तो यही लगा उसने ऐसा कर दिया, बुरा लग दिया, कभी हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, 360 डिग्री एंगल से। हमने तो खैर चीज़ों को कभी सोचा ही नहीं। उसको सोचना, उस स्थिति तक आना, वही तो सेल्फ रियलाइज़ेशन है। सिर्फ चैंटिंग करना, सिर्फ मेडिटेशन करना, पूजा-पाठ करना, ये थोड़ी ना सेल्फ रियलाइज़ेशन पर लेकर आएगा। हमें लगता है कि मैंने गरीबों को खाना खिला दिया, मैंने चैरिटी कर दी। क्या ये सेल्फ रियलाइज़ेशन है? सोच के देखो। अब मैं वो नाम नहीं लेना चाहूँगी। मतलब मैं कुछ, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए मैं वो नाम नहीं लेना चाहती हूँ। अ, हम जो भी काम करते हैं ना, सोच के देखो हम क्यों कर रहे हैं? क्यों करते हैं? सोच के देखना। कहीं न कहीं उसमें हमारा कोई भाव होता है। बच्चों का रिज़ल्ट आने वाला है तो हम अचानक से गरीबों को खाना खिलाना शुरू कर देते हैं। हैं? कोई हमारे घरों में श्राद्ध होता है तो क्योंकि हमें किसी को खिलाना है तो उस दिन हम मेड को भी बड़ा देने लग जाते हैं। आप सोच के देखिए, तो हमको लगता है हम अच्छा कर रहे हैं। नहीं, हम बिलीफ सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं या हम किसी डर से कुछ कर रहे हैं। अगर ये हो गया, किसी ने बोला अच्छा पैसे कर दो तो हम करने लग गए। डू यू थिंक कि ये सेल्फ रियलाइजेशन है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सेल्फ रियलाइजेशन है। सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? जब आप अपने इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। हम तो अपना पूरा जीवन अपने माइंड के ऊपर निकाल देते हैं। हमने तो कभी देखा ही नहीं कि अपने अंदर ये युद्ध चल रहा है, देखें इसमें कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तो गुरुजी कहते हैं कि ये जो हमारा मन है, मन को हमने एलिगोरिकली किसके साथ रिप्रेजेंट किया है? ब्लाइंड किंग धृतराष्ट्र के साथ। वो ब्लाइंड मन के बारे में कहते नहीं है, मन तो अंधा होता है। वो गाना तो था, दिल दिल तो बच्चा है ना? तो हमारा जो माइंड होता है, वो क्या होता है? वो ब्लाइंड होता है। वो कभी भी 360 डिग्री से आपको नहीं सोचने देगा। अगर आज दुनिया में लोग 360 डिग्री से सोचने लग जाएँ, तो हम सबके घरों की सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। आज आप हर घर में देखिए कितने तरीके के चैलेंजेज़ हैं। रिश्ते नातों में कितनी कड़वाहट भर गई है ना? कितनी-कितनी तरह के चैलेंजेस का लोग सामना करते हैं। यदि सभी 360 डिग्री से सोचने लग जाएँ तो सभी को समझ में आ जाएगा वननेस, सभी को समझ में आ जाएगा खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। जो कर्म करेंगे वो साथ में जाएँगे। और हम आते किस लिए हैं? सोल प्रोग्रेस के लिए। लग किस में जाते हैं? बॉडी के साथ। बस अपनी बॉडी पे, मन के ऊपर चलने लग जाते हैं। तो क्या बन गए? हम धृतराष्ट्र बन जाते हैं। वी आर नॉट लेस देन ब्लाइंड राजा धृतराष्ट्र। हम वही तो बन जाते हैं। सारी उम्र हम इसी में निकाल देते हैं। सारा जीवन इसी में निकाल देते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन कहाँ गया? एक मैकेनिकल जीवन जीते जा रहे हैं। हमारे माँ-बाप, उन्होंने हमें पाला-पोसा, बड़ा किया। हम अपने बच्चों को पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे, ये सेट हो जाए, वो सेट हो जाए, ये बना दो, वो कर दो। वेयर इज़ आवर सेल्फ रियलाइजेशन? अगर ये सब काम भी हम 360 डिग्री से करेंगे, तो यस, हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पे ही रहते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है हम ग्रस्त लोगों का। हम इतनी जल्दी सेल्फ रियलाइजेशन को पा सकते हैं, जो कोई भी नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा चैलेंजेज़ आते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम घबरा जाते हैं। कभी हमारा माइंड हैवी हो जाएगा, कभी हम इतने इमोशनल हो जाएँगे कि हम रो-रो के ही अपना बुद्धिमत्ता को तो बिल्कुल दूर ही कर देते हैं। हम तो वहाँ पे उसके पास तक हम जाते ही नहीं हैं। ये जो बुद्धि होती है, ये क्या करती है? कोई भी आपके जीवन में चैलेंज आ जाए, अगर आप उसको अपने इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धिमत्ता से सोचना शुरू करोगे, तो वो पता है क्या करती है? वो हमारी चेतना को उस
शाश्वत सत्य की तरफ लेकर जाती है। तो वो हम क्या करते हैं, वो हमारी चेतना को सत्य की तरफ लेकर जाती है, इटर्नल रियलिटीज की तरफ लेकर जाती है। तो हम सोल कॉन्शियसनेस में जाते हैं, या जिसको कि हम कहेंगे हम सेल्फ रियलाइजेशन में जाते हैं। दूसरी तरफ जो हमारा मन है, मन कौन है, जो हमारी पांचों इंद्रियों के ऊपर बैठा है, वो क्या करता है, वो हमारी चेतना को सत्य से दूर करेगा, हमें रियलिटी पे नहीं जाने देगा, वो हमें एक्सटर्नल सेंसरी एक्टिविटीज के ऊपर रखेगा। क्यों? क्योंकि हम इस दुनिया में माया जाल के अंदर जो है हम फंस जाते हैं। अभी आज सुबह ही मैंने एक मतलब बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन वही, क्योंकि हम 360 एंगल की बात कर रहे हैं तो मैं वो आपसे शेयर करना चाहूंगी। हमारे पड़ोस में ही एक लेडी है, उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई हुई है, वो आईसीयू में वेंटिलेटर पे है, डॉक्टर्स ने बिल्कुल उनको जवाब दे दिया है। तो उनका एक ही बेटा है, उनकी बहू है, और उसका आगे छोटा सा एक 5-6 साल का उनका बच्चा है। तो वो पूरी फैमिली रात को हॉस्पिटल में थे। तो सुबह वो आए तो आफ्टरनून के टाइम वो जो लेडी है, उनकी जो बहू है, उनका भाई, तो वो आया। तो वो अपनी, अब उसकी तो सिस्टर है, वो सिस्टर से पूछ रहा, तो वो उसको कहती है इधर मत आ, तू जा, तू वापस जा। तो वो बोलता है क्यों, तू मुझे घर में क्यों नहीं आने दे रही? तो वो उसको बोल रही है, वही मैं खड़ी हुई थी, बोलती है रहने दे, ये तेरी रात को ड्यूटी लगा देंगे वहां पे रुकने। तो देखो, उसने अपने भाई को अपने घर नहीं आने दिया। क्यों? कि हम सब रात को वहां लगे हुए हैं, तो कहीं वो मेरे भाई को ना बोल दें मेरी मदर इन लॉ के लिए वहां ड्यूटी लगाने के लिए। तो ऐसे ही मेरे मन में ये विचार आया। मैंने कहा देखो, वो गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो गलत है, वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा का, उसका सोल का भी वही लेवल है। तो मैंने कहा देखो, ये बेचारी कैसे सोच रही है। अगर हम सोच के देखें तो माँ होती है, माँ छोड़ो, इंसान भी इंसान होता है ना। तो वो मेरे को मन में क्या आ रहा कि अरे, ये कितना अभी माइंड लेवल पे है, वो अपने भाई के लिए कंसर्न कर रही है कि भाई मेरा भाई भी अकेला है, माँ बाप है, तो उसको वहां रुकना पड़ेगा। लेकिन वो ये नहीं सोच रही है कि मतलब मैं सिर्फ एक लिमिटेड एंगल से ही सिचुएशन को देख रही हूँ। तो ऐसे देखिए, ये छोटी छोटी बातें होती हैं दोस्तों, जो हमारे को सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जो है वो हमें नहीं जाने देती हैं। अब एक बड़ी खूबसूरत सी चीज अगर हम समझें, हम सभी जानते हैं, ये जो हमारा शरीर है, ये इसको हम ऐसे बोलते हैं ना, ये रथ है। भगवत गीता में बताया गया है ना कि जो हमारा शरीर है, ये क्या, ये रथ है। ये जो हमारे 5 सेंसेस हैं, ये क्या है, ये इसके घोड़े हैं, हॉर्सेस हैं। और जो हमारा माइंड है, वो उसकी लगाम है। और सारथी कौन है? वो हमारा इंटेलेक्ट है। और यात्री कौन है? वो हमारी आत्मा है। सिंपल सी चीज बताइए, आप अगर कैब में कहीं बैठकर आ रहे हैं और वो हमारे को किसी गलत रास्ते पे लेके जाता है, तो हम भी उसको बोलते हैं ना, अरे यहाँ पे टर्न नहीं लेना, वहां पे टर्न लेना है। यानी कि जो हमारा सारथी है, जो हमारी बुद्धिमत्ता है, वो हमें ही बताना पड़ता है, सोल को बताना पड़ता है कि भाई आपको लगाम किधर रखनी है, माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। ये समझ में आ रहा है? तो सारथी हमारी आत्मा, आत्मा के अंदर ये डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी है इंटेलिजेंस को बताने की। दैट्स द ओनली रीजन वी से कि सोल डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस वो बताती है। अब लगाम तो माइंड के हाथ में है। अगर सारथी ही कमजोर है, अगर आत्मा ही आंखें बंद करके बैठी हुई है, तो फिर वो तो हमें कहीं भी रास्ते पे लेके जा रहा है। हम देखेंगे अरे ये मैं कहाँ आ गया, ये मैं कहाँ आ गया, अब मैं कहूंगा अरे मैं तो गलत पे आ गया। अब हम कर्ज करेंगे, ये हमारा सारथी गलत है, हमारा सारथी गलत है, इसने ध्यान क्यों नहीं दिया। बुद्धिमत्ता ध्यान नहीं देगी, ध्यान किसको देना है, हमारी यात्री को, यानी कि सोल को। सोल का है, हमारे अंदर है। हम अपनी सोल को कब एक्टिवेट कर पाएंगे, जब हम अपने मन को शांत कर पाएंगे, जो इंद्रियों पे बैठा है।
जो हमें उसी में उलझाई रखता है, भाई क्या देखा, क्या सुना, क्या बोला, क्या किया, चलो जी, उसी के ऊपर रिएक्ट करते रहो। बस हम घूमते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने वाली। गुरुजी कहते हैं कि ये जो गीता है, जब हम गीता पढ़ते हैं, तो गीता का मेन गुरुजी कहते हैं हमारी इंटेंशन क्या है कि हम अपने एफर्ट्स को धर्म की तरफ ले जाएं। धर्म मैंने बता दिया, रिलीजन बता दिया जो सही है। राइट्सनेस उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी को मालूम है? राइट्सनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुछ शब्द तो होगा इसका बड़ा अच्छा सा। कोई है हिंदी का अच्छा बताने वाला? चलिए, तो फिर हम यही सोच के चलते हैं जो सही। उचित। 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 जो उचित है, जो सही है, हम उसी को लेकर चलेंगे। तो हमारा एम क्या है? हम क्या कर रहे हैं? हम सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग पे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? हम ये रियलाइजेशन कि मेरा ट्रू सेल्फ क्या है? मेरा ट्रू सेल्फ क्या है? दिस इज सेल्फ रियलाइजेशन। और ये कौन करता है? आत्मा करता है। आत्मा हमारे को बताती है that we all are made in the image of God। हम सब के अंदर परमात्मा के गुण हैं। हम कौन है? सत्य चित आनंद है। सत्य चित आनंद, उसका मतलब क्या होता है? एवर एग्जिस्टिंग, एवर कॉन्शियस, एवर नो न्यू ब्लिस। हम वो हैं, सत्य चित आनंद। हम वो हैं। उसको बोलना अलग बात है, उसको महसूस करना। और जब आप इसको महसूस करने लग जाएंगे ना, आपके मन से भय खत्म हो जाएगा, खासकर मृत्यु का भय। मृत्यु का भय हमें कभी सच्चित आनंद की स्थिति में नहीं रहने देता। हमको समझ में आ जाएगा। आज हम सोचेंगे हमारी मृत्यु, तो हम कहेंगे भाई बच्चों के लिए क्या करें? अटैचमेंट। अटैचमेंट। हमने क्या करना है? हमने वो करना है जो मेरी सोल प्रोग्रेस है। बच्चे वो करेंगे जो उनकी सोल प्रोग्रेस है। हम सबकी सोल, आत्मा तो सबकी एक सी होती है, लेकिन हमने इतने जन्म में जिस जिस तरीके के हमने कर्म कांड किए हुए हैं, उसके हिसाब से हम सबकी वो क्लास अलग है। अगर हम बोले सोल प्रोग्रेस के लेवल पे, तो हम सब अलग अलग क्लास के स्टूडेंट हैं। तो हमें एक इस चीज के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। गुरुजी ने एक चीज बताई है, आई थिंक कि कहीं बहुत ज्यादा ना हो जाए हमें डाइजेस्ट करने के लिए, तो बस मैं उतना ही आज एक बताना चाहूंगी। गुरुजी बताते हैं कि जब एक बच्चा अपने माँ के वूम में, माँ के गर्भ में होता है, तो वो बहुत स्ट्रगल करता है। बहुत स्ट्रगल करता है। आपको पता है हम अपने जीवन में जैसे सोचते हैं ना, वो बीमारियां, वो वैसे उसको ऐसा फील होता है, डार्कनेस उसको फील होती है, लिमिटेशन फील होती है, उसको फ्रस्ट्रेशन होती है, उसकी चेतना इतना तड़पती है। और वो क्या बोलता है कि भाई मेरे को यहाँ से किसी तरीके से बाहर निकाला जाए। लेकिन जब हम बाहर आते हैं, तो ये हमारी बैटल कैसे शुरू हो गई? जो गुरुजी हमें ये युद्ध बता रहे हैं, ये युद्ध कैसे शुरू हुआ? पहले मैं सोच रही थी कि मुझे इतना गहराई में बताने की जरूरत नहीं है, मैं इसको स्किप कर दूंगी, बिकॉज ये बहुत बड़ा एक गुरुजी का टास्क है जो हमें दिया गया है। तो परसों शायद मैं मन में सोच रही थी कि हाँ मैं ना ये नहीं बताऊंगी, ये मैं स्किप कर दूंगी, भी इसके बिना भी काम चलेगा। तो गुरुजी ने बोला नहीं, ये बताना ही बताना है। तो फिर तो मुझे लगा कि अरे बाबा रे, ये चीज जरूर समझने वाली है। तो मैंने कहा, इसको क्या बोलूं, क्या समझने लगे हैं? तो मेरे को ये एकदम से इंसाइट आया कि हमारा ये युद्ध कैसे शुरू होता है। ये जो हमारे शरीर के अंदर ये जो युद्ध चल रहा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? बड़ी खूबसूरती से इसको समझना। और मैं कहूंगी साथ साथ आप इसको इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, तो आपको भी लगेगा कि बिल्कुल गुरुजी ने कितना सही लिखा है। गुरुजी कहते हैं कि जब एक बच्चे का जन्म होता है, तो वो स्ट्रगल करता है। जो उसकी, जब बच्चा छोटा होता है, उसकी इंस्टिंक्ट पावर बहुत स्ट्रांग होती है। वो उसके ऊपर स्ट्रगल करता है। उसको कंफर्ट चाहिए, उसको सर्वाइवल चाहिए होता है। वो अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस करता है। इसी को अगर मैं अपनी साइकोलॉजी के साथ जोड़ूं, तो हम लोग भी बहुत सारे जितने इतने बड़े बड़े जितने साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, जब हम उनकी थ्योरी पढ़ते हैं, तो उस थ्योरी में उन्होंने बताया कि जब एक बच्चा पैदा होता है ना,
तो देखो हम उसके आगे इतने बड़े-बड़े खड़े हो जाते हैं। तो वो हमको देखता है ना, तो सोचो वो अपने आप को एक चींटी की तरह महसूस करता है और वो अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस करता है। वही आत्मा जब माँ के गर्भ में थी उसने वो भी स्ट्रगल किया। लेकिन जब वो बाहर आता है और वो इतने हम उसके हिसाब से तो देखो हम कितने बड़े-बड़े हैं। हम बच्चे को देख रहे हैं, हम उसको तो गोदी में उठा रहे हैं। और उसको इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, देखिए उसके अंदर ये स्ट्रगल की शुरुआत हो जाती है। वो अपने आप को हेल्पलेसनेस में महसूस करता है। आपको पता है हमें सबसे पहला फ़ियर कब होता है? जब हमें अपने माँ के गर्भ से निकाला जाता है। सबसे पहला फ़ियर हमें तब आता है, फ़ियर ऑफ फॉलिंग आता है और हमें फ़ियर ऑफ लाइट आता है। सबसे पहला डर हमारे अंदर तब आता है। और जैसे-जैसे वो बच्चा देखता है वो अपने आप को आप सोचो, वो आप अगर उधर चले गए उसकी गर्दन, वो शरीर नहीं वो हिला पाता। सोच के देखिए वो बच्चा कैसे हमें देखता है, हम खुश होते हैं, ओह! मेरा बच्चा मुझे देख रहा है। मैं भी जब फर्स्ट टाइम मदर बनी थी, तो मैं ये बड़ा एक्सपेरिमेंट करती थी। मैं अपने बच्चे को लटा के मैं जानबूझ के इस साइड होती थी और मैं बड़ी खुश होती थी कि अरे देखो जिस तरफ माँ जाती है वो होता है ना कि जहाँ माँ जाती है तो बच्चा उसी तरफ, लेकिन वो कितनी लाचारी महसूस करता है, ये उसके अंदर एक युद्ध शुरू हो जाता है जो हमने आज तक कभी समझा ही नहीं। उसके बाद जब हम धीरे-धीरे थोड़े बड़े होते हैं, अब हमारी स्ट्रगल कैसी हो जाती है जब हम एक चाइल्ड बन गए, इन्फेंट से अब हम चाइल्ड बन गए। अब दोस्तों हमारी स्ट्रगल कैसी शुरू हो जाती है? कॉन्शियस स्ट्रगल। कॉन्शियस स्ट्रगल कैसे? हम खेलना चाह रहे हैं, घर वाले कहते हैं पढ़ो। हमको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन मम्मी 2 थप्पड़ मार देती है मैथ्स करो। हमें नहीं समझ में आ रहा ये इंग्लिश की ग्रामर क्या है? लेकिन पेरेंट्स कहते हैं हम इंग्लिश बोले ना बोले तुम इंग्लिश बोलो, तुम्हें इंग्लिश बोलनी है। इंग्लिश को इतना इम्पोर्टेंट बना दिया जाता है। अब क्या है? हमें इंग्लिश नहीं समझ आ रही। स्कूल में तो मैम इंग्लिश बोलती है, घर में तो कोई बोल नहीं रहा है और हमें बोला जा रहा है कि इंग्लिश बोलो। हमारी स्ट्रगल शुरू हो जाती है। सोच के देखिए, हमें एक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग के अंदर डाल दिया जाता है। धीरे-धीरे उस बच्चे की ये बैटल और सीरियस होने लग जाती है। 10th में आ रहे हो, बोर्ड आ रहे हैं। वही माँ-बाप अब उसको एक धमकियाँ देनी शुरू कर देते हैं, बोर्ड आ रहे हैं। तू देख ले तेरे नंबर नहीं आए तो, तू तो हमारी बेइज़्ज़ती करा के दम लेगा। तेरे लिए तो हमें कहीं प्राइवेट कॉलेज में ही जाना पड़ेगा। स्ट्रगल, बैटल। क्या हमने कभी ये सोचा? हम भी तो जाने-अनजाने अपने बच्चों को बैटल ही में ही तो डाल रहे हैं और हम क्या कर देते हैं? उधर वो बच्चे के ऊपर क्या होता है जो उसके कार्मिक इंस्टिंक्ट होते हैं, जो उसके अंदर से, जो उसने कर्मा किए होते हैं, उस हिसाब से वो वैसे रास्तों पे जाना शुरू कर देता है। जाने-अनजाने बच्चों की बैड कंपनी शुरू हो जाती है, या वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में नहीं जा पाता। अब उसको वहाँ पे भी डाँट पड़ेगी। वो बच्चा कहता है मुझे समझ में आ रहा है मैं गलत कर रहा हूँ मैम लेकिन मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। है ना? तो वो उसकी भी देखिए बैटल है। फिर क्या होते हैं जब बच्चा यंग होता है। जब बच्चा यंग होता है, फिर तो अचानक से उसके ऊपर इतनी सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। बायोलॉजिकल वे में भी आती हैं, साइकोलॉजिकल वे में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बायोलॉजिकल ग्रोथ हो रही है, उसको अंदर एक टेम्पटेशन आती है सेक्स को लेकर, उसमें ग्रीड आना शुरू हो जाता है। वो सोचेगा, अरे मेरे माँ-बाप इतनी मेहनत करके वो सिर्फ इतना कमाते हैं, मैं कैसे जल्दी से जल्दी मैं पैसा कमाऊँ, मैं क्या करूँ? अब वो क्या करते हैं, वो अपने ऊपर प्रेशर डालना शुरू करती हैं, सोशल इन्फ्लुएंस आता है। अरे मैं सोसाइटी में जाता हूँ, मेरे दोस्तों के घर तो ये है, ऐसा मेरे घर नहीं है। अब वो बच्चा अगर घर में बोलते हैं तो माँ-बाप कहते हैं बेटा जो है उसी में आप करो, लेकिन बच्चे का स्ट्रगल देखो। वो बाहर जाता है, वो सोसाइटी में घूम रहा है, उसकी अभी इतनी ग्रोथ नहीं हुई, उसको शर्म आती है, मैं कैसे किसी को घर में लेकर आऊँ? बच्चों को तो कई बारी कई बच्चों ने ये बोला है कि हमें अपने पेरेंट्स को भी साथ में ले जाने में शर्म आती है कई जगहों पे, क्यों? बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स इंग्लिश नहीं बोल पाते। ये बात तक बच्चों ने मेरे से शेयर करी है और वो इस चीज़ में इतनी फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। हम उनको समझाते हैं कि बेटा जब आपको आपकी माँ जन्म दे रही थी, तो क्या आपने ये पूछा था कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो मुझे जन्म मत दो। 9 महीने उन्होंने आपको पेट में रखा और इतना आपको पाला-पोसा। आज आपको लगता है मेरी माँ को इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो वो मेरी माँ नहीं है। इतनी लेडीज़
मैं ये नहीं कहूँगी कि मत सीखें, इंग्लिश सीखनी शुरू करती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे कहते हैं कि पेरेंट्स को इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही। आप देखने में ऐसे नहीं, नहीं, आप मेरे स्कूल मत आओ। आप देखने में ऐसे लग रहे हो, आप देखने में वैसे लग रहे हो। हम कहेंगे बच्चा गलत कर रहा है। बच्चे क्या, ये युद्ध चल रहा है। जाने-अनजाने हमने भी अपने बच्चों को बहुत कंपेयर किया होता है। तब तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन हम उनके अंदर ये भाव डाल देते हैं। आज जो हम इनर चाइल्ड हीलिंग की बात करते हैं, मैंने कितनी इनर चाइल्ड हीलिंग करी है। सबकी जो चीज़ें, बातें निकलती हैं, अगर कभी हम उसकी लिस्ट बनाकर शेयर करने लग जाए ना, तो आपको लगेगा कि इसमें से 80% बातें तो मेरे अंदर हैं, जो हमें कभी समझ में ही नहीं आती हैं। और वो यहाँ से एक युद्ध में उस बच्चे को डाल देती हैं। अब क्या होता है, धीरे-धीरे वो एडल्टहुड में आता है। तो जब बच्चा एडल्टहुड में आता है, अब क्या होता है, उसकी और उसका युद्ध बढ़ जाएगा। उसके अंदर जो विज़डम है, जो उसके अंदर स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेटिव, अब उनमें फाइट शुरू हो जाती है। कई बच्चे आपने देखा होगा, बहुत छोटी उम्र में ही स्पिरिचुअलिटी में लग जाती है। कई बच्चे बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट वे में आंसर देते हैं। उनके घर के लोग भी बड़े हैरान होते हैं कि अरे! ये तो बहुत इंटेलेक्चुअल वे में जो है हर बात को आंसर देता है। या वो बच्चा खेलते-खेलते कुछ बोल जाता है और वो चीज़ एज़ इट इज़ होने लग जाती है। तो ये भी एक लड़ाई अब उसके अंदर रहती है। अगर आज आज हम बात करते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं और आज हमारा ही कोई बच्चा आके बोल दे कि मम्मी मेरे को तो बस अब स्पिरिचुअल मार्ग को ही अपनाना है और मैं बाकी छोड़ने लगूँ, तो हम कहेंगे नहीं, 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 ऐसे कैसे बेटा? ये कैसे हो गया? अरे नहीं, नहीं, उसको उसमें चलो। क्या आपको क्या पता उस बच्चे की सोल की प्रोग्रेस क्या है? गुरुजी के भी माँ ने उनके लिए रिश्ता पक्का किया था। गुरुजी कितने अनईज़ी हुए थे। और गुरुजी को ज्योतिषियों ने बताया भी था शादी के लिए, लेकिन गुरुजी की आत्मा नहीं मानती थी। उनके भी पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि हाँ, इनका पर्पस क्या था। तो अब ये भी एक स्ट्रगल जो है उनका रहता है। फिर उसके बाद गुरुजी बताते हैं कि कभी-कभी जब हम एडल्टहुड में आते हैं, हमारे पे इतना प्रेशर हो जाता है फैमिली का, अपने को प्रूव करने का, समाज का प्रेशर, शादी हो गई, हस्बैंड वाइफ का आपस में ना बनना, वो प्रेशर, बच्चे हो गए, उनको पालने का प्रेशर, तो वो प्रेशर कभी-कभी क्या करता है, वो हमारे को गलत रास्ते पे ले जाता है। हम डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स में चले जाते हैं। हम हमेशा इतने स्ट्रेस एंग्जायटी में रहते हैं, हम हमेशा नाखुश रहते हैं और फिर नाखुश रहेंगे, तो यस, आइए, आइए, बीमारियों को बुलाते हैं, आइए, आइए। अगर आप खुश रहेंगे ना, तो सच बताऊँ, बीमारी भी खुशी-खुशी काट लेंगे। बीमारी भी हमारे कर्मा से रिलेटेड होती हैं, लेकिन यदि हम खुश रहेंगे तो हम उनको भी हँसी-हँसी काट लेंगे। तो गुरुजी बताते हैं कि ये जो हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है, हमारी हेल्थ को लेके, प्रॉस्पेरिटी को लेके, सेल्फ कंट्रोल को लेके, विज़डम को लेके। तो उसपे भी गुरुजी कहते हैं रोज़ हमें उसका सामना करना है। हमारे ही अंदर वो योगी बैठा है, वो अवेकनिंग मैन जो है, वो हमारे ही अंदर बैठा है। लेकिन हमने जो इतने लेवल जन्म लेने से लेकर अब तक, ये जो हम युद्ध में हार रहे हैं, ये जो हम इस युद्ध में एनालाइज़ ही नहीं कर रहे हैं कि जीत कौन रहा है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं अपने अंदर युद्ध चल रहा है, हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक स्ट्रगल में ही तो जी रहे हैं। वही तो बस लड़ रहे हैं और कभी हमने उसको इतनी क्लियर पिक्चर से हमने उसको समझा ही नहीं। जब उसको हम समझ लेंगे तब हम देखेंगे कि कहीं मेरे अंदर के नेगेटिव फोर्सेस रेस्टलेसनेस के तो नहीं है। अगर हैं तो वो कहाँ से आ रहे हैं? वो मन से आ रहे हैं। मन कौन है? हमारी सेंस कॉन्शियसनेस, इंद्रियों की चेतना है। और अगर हमारे में पॉजिटिव पावर है डिजायर को लेके, या हम जो भी अपने जीवन में काम करते हैं, चाहे हम मटेरियलिस्टिक वे में करते हैं, स्पिरिचुअल वे में करते हैं, इफ यू आर पॉजिटिव है उसमें, तो आपका बुद्धि से आप चल रहे हैं, आप अपने इंटेलेक्ट को यूज कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है? गुरुजी कहते हैं री एस्टेब्लिश योरसेल्फ। आप अपने आप को रीस्टैब्लिश कीजिए। मुझे गुरुजी के शब्द बहुत पसंद है। रीयूनियन, रीस्टैब्लिश कीजिए। हम ऑलरेडी परमात्मा का रूप है, हम वही प्योर चेतना है। जन्म ले लेके हमने अपनी बैंड बजाई हुई है।
अब हमें क्या करना है? हमें अपने आप को रीस्टैब्लिश करना है। जब हम अपने आप को रीस्टैब्लिश कैसे करेंगे? जब हम इस सोल के रिलेटेड ये जो इनर नॉलेज है, जब हम इसको अपने अंदर जगा पाएँगे। तो जब हम इसको जगा पाएँगे तो जो हमारे अंदर सूक्ष्म सेंटर ऑफ लाइफ होती है, हमारी जो डिवाइन कॉन्शियसनेस होती है, वो कहाँ होती है? हमारे ब्रेन में होती है और हमारे स्पाइन में होती है। तब कहीं जाके वो जागती है। वो सूक्ष्म लाइफ फोर्स को तो हमने दबाया हुआ है। कैसे दबाया हुआ है? सिर्फ और सिर्फ सेंसेस के ऊपर चल के। तो मुझे लगता है आज हमारे को इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कुछ चीज़ जब आपके अंदर जाएगी, आप इसको समझेंगे, तब हम अपने आगे का जो भी हमारा लाइक रहेगा, हम उसको बहुत अच्छे से समझ पाएँगे। तो इसी के साथ मैं ये सेशन यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी टू ऑल।